आरबीआई ने हाल ही में रिलीज करी है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2024-25 और इसकी एक हमने पार्ट देखी थी कल, जिसमें हमने एटीएम के बारे में चर्चा करी थी। नंबर ऑफ एटीएम्स कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। बाकी आज हम इसमें बात करेंगे, इस रिपोर्ट में जो बताया गया है एक यूनिक कंट्राडिक्शन है। मतलब नंबर ऑफ जो फ्रॉड केसेस हैं उनका नंबर कम हो रहा है, लेकिन अमाउंट जो है वो सर्ज हो रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर रहे हैं तो इसको हम समझेंगे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, एक्चुअल में डेटा क्या कहता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या रिपोर्ट ये बताती है। तो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो हमारी मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेटा पे चले तो इधर हमने वॉल्यूम लिख रखा है, मतलब नंबर ऑफ केसेस कितने फ्रॉड के आए हैं, और इधर लिख रखी है वैल्यू की उन केसेस से कितने वैल्यू का फ्रॉड हुआ है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2023-24 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में 36,052 केसेस आए थे। लेकिन ये जो नंबर है 33% कम हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 25 में। इसमें केसेस आए थे 23,879। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें, अभी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का ही डेटा है, तो इसमें 5,092 केसेस आए हैं। तो इसमें हमको फर्दर ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है कि आने वाला जो अगला 6 महीना होगा उसमें जो नंबर ऑफ केसेस, अगर हम इसका डबल भी कर दें 10,000 या 12,000 13,000 के आसपास केसेस होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस क्या ड्रॉप होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अमाउंट पे जब चले तो 24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अमाउंट था इतने केसेस पे 11,261 करोड़ का। लेकिन 25 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये अमाउंट लगभग 3 गुना हो जाता है, और जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 33% कम हुए, लेकिन अमाउंट उतना ही समझिए बढ़ गया। ये 34,771 करोड़ रुपए का फ्रॉड यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद 26 में 21,515 करोड़ का जो फ्रॉड है वो रिपोर्ट किया गया है। मतलब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं लेकिन अमाउंट उनका बढ़ता जा रहा है। अभी आप इसी को देखिए तो लगभग 60% के आसपास है जो पिछले साल का फ्रॉड यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था उसका। अभी केवल आधे, मतलब कह सकते हैं आधे साल का ही डेटा है। आधे साल का डेटा और आएगा, अगले साल रिलीज होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी पैराडॉक्स को हम समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इसके पीछे का मेन रीजन है। तो आगे हम इसको थोड़ा सेक्टर वाइज थोड़ा अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा और बात क्लियर होगी कि ये फ्रॉड आखिर हो क्या रहा है। क्या वो डिजिटल फ्रॉड है जो हम जिसके बारे में ज्यादातर बातें समझते हैं, या फिर कुछ और है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी वीडियोस की अपडेट यहाँ मिलती रहेगी, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए। तो हम बात करें अगर यहाँ पे सेक्टर वाइज डिवीजन की, तो इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं आरबीआई ने जो दे रखा है, इसमें बहुत सारी चीजों को लिखा गया। हम यहाँ पे दो बेसिक जो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं उनको अगर लेकर के चले, तो जो एडवांसेज हैं, मतलब जो बैंकों ने लोन दिया है, लोन फ्रॉड्स की जो वैल्यू है वो लगभग 91% है। मतलब हम जनरली सोचते हैं कि डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हुआ है लोगों के अकाउंट से, नहीं। ये जो फ्रॉड अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है 34,000 में से 31,911 करोड़ रुपीस का लगभग 91% जो फ्रॉड है वो लोन फ्रॉड है। मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं या लोगों ने लोन लिया और उसको लौटाया नहीं, या फिर उस लोन को लेकर के लौटाया तो नहीं, अलग बात है, लेकिन उस लोन को मिस अप्रोप्रिएट किया, लिया किसी लिए लोन, कहीं और पैसा उसका खर्च किया गया। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें, 20 आउट ऑफ 21,000 17,501 करोड़ के फ्रॉड जो है वो कैसे हैं, लोन वाले हैं। जो एडवांसेस के फ्रॉड हैं वो आते हैं। तो डिजिटल फ्रॉड जो ग्रैब करता है हेडलाइन, क्योंकि वो उसका जो टिकट अमाउंट होता है थोड़ा कम होता है, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, कि मतलब ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड होता है, लेकिन एक फ्रॉड की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होती। कुछ ऐसे केसेस हैं यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन कॉर्पोरेट जो फ्रॉड यहाँ पे हो रहे हैं, कॉर्पोरेट जो लोन हो रहे हैं, इसमें तो एक अगर लोन लिया गया वही आपका कई करोड़ का होता है। तो उससे जो वॉल्यूम है वो कम रहता है, लेकिन नंबर क्या है, इंक्रीज होता है। और अगर हम यहाँ पे कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड्स की बात करें तो ये वॉल्यूम ड्राइवर है। जैसा मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो यहाँ पे फ्रॉड था वो 29,080 केसेस थे, जो पीक था, ये सबसे ज्यादा था अभी तक का। और 25 में ये जो केसेस हैं कम होकर के आधे से भी कम हो गए, 13,469 का यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला, मतलब इतने केसेस रिपोर्ट हुए। और फाइनेंशियल ईयर 26 में सितंबर तक केवल 195 केसेस हैं इंटरनेट फ्रॉड के। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ, क्या मिस रिपोर्टिंग हुई? नहीं, इसमें थोड़ा सा एक बदलाव किया गया आरबीआई के द्वारा, ऐसा डायरेक्ट किया गया। जुलाई 2024 में आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन निकाला बैंकों के लिए, और ये कहा कि इंटरनेट या कार्ड जो फ्रॉड है उन्हीं को आप उसको फ्रॉड की तरह ट्रीट करेंगे जिसमें बैंक इटसेल्फ विक्टिम है। मतलब जो नुकसान हुआ उसके लिए बैंक लायबल है। मतलब अगर किसी का फ्रॉड हुआ, कार्ड या इंटरनेट फ्रॉड हुआ, और उसमें बैंक की गलती है और बैंक को भरना पड़ रहा है, तो केवल उसी को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ऐसे फ्रॉड जिसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है लेकिन उसमें कस्टमर का नेग्लिजेंस सामने आता है, कि कस्टमर नहीं ओटीपी बता दिया
दिया, कस्टमर ने ही लॉगिन करा दिया, तो उसको जो है अब रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और यही एक रीजन है कि पहले तक वो सारी चीजें रिपोर्ट होती थी जिसमें नंबर ज्यादा रहता था, लेकिन इस बार केवल 195 केसेस हैं। ये नंबर इसीलिए ड्रॉप हुआ है क्योंकि जिसमें केवल बैंक लायबल है केवल वही रिपोर्ट करना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो स्पाइक आया किसमें, यहाँ पे जो स्पाइक हमको देखने को मिला है कि यहाँ पे केसेस कम हुए हैं लेकिन ये स्पाइक देखने को मिला, सर्ज देखने को मिला, क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आता है। बैकग्राउंड इसका समझिए कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया बैंक को कि उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। मतलब बैंक किसी भी अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट ऐसे बिना जिसका अकाउंट है उसको क्लैरिफिकेशन का चांस दिए बिना, बिना उसको एक बार अपना सफाई देने का मौका दिए बिना उसे फ्रॉड अकाउंट ऐसे घोषित नहीं कर सकते। ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया कि अब जो बैंक हैं उन्होंने क्या किया कि जितने उन्होंने पहले फ्रॉड अकाउंट जो पहले कर रखे थे रिपोर्ट के फ्रॉड अकाउंट हैं ऐसे, उनके लिए यहाँ पे फिर से री एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ओल्ड केसेस का। तो जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें 122 ऐसे केसेस थे जिसमें 18,336 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड था, कह सकते हैं कि 34,000 का आधा से ज्यादा जो फ्रॉड था। तो वो जो केसेस थे वो प्रीवियस ईयर के फ्रॉड के केसेस थे। लेकिन चूंकि जब री एग्जामिन किया गया 2025 में, तो उसके बाद फिर उनको 2025 में क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया। यहीं से एक बात और समझ में आती है कि जिस साल केस रिपोर्ट हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसी साल उसका फ्रॉड हुआ है, वो पीछे के केसेस भी हो सकते हैं। और इसी से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इस 122 केसेस को निकाल करके 18,036 करोड़ को निकाल दीजिए तो फाइनेंशियल ईयर 25 में जो रिपोर्ट हुए फ्रेश केसेस हैं उनकी वैल्यू 16,400 करोड़ की है। तो ये री रिपोर्टेड केसेस हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 25 में ये जो फ्रॉड का नंबर है इतना ज्यादा बढ़ गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इस ईयर की, मतलब 2026 फाइनेंशियल 2026 की। तो इसमें अभी तक जो केस रिपोर्ट में 5,092 है, मतलब काफी कम है अगर देखा जाए वॉल्यूम में। लेकिन अमाउंट आप देखिए 21,515 करोड़ का यहाँ पे अभी तक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल का फाइनेंशियल 25 पर लगभग 60% है। अभी तो केवल 6 महीने का है, अगले 6 महीने का आना अभी बाकी है। तो इससे क्या समझ में आता है, और इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो जो अदर वाला सेक्शन है, मतलब हम इसके डिफरेंट कैटेगरी में अगर चलें तो सब लोन एडवांसेस वाले में 17,500 का लगभग फ्रॉड था ही। उसके अलावा जो ज्यादातर फ्रॉड है वो अदर सेक्शन में, यहाँ पे अदर कैटेगरी में आता है, लगभग 3,684 करोड़ का, जो कि शार्प स्पाइक दिखाता है पिछले 6 महीने में। तो यहाँ पे भी थोड़ा रेगुलेटरी क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। ये केवल अप्रैल से सितंबर तक का डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2026 का। अब हम आगे बात करते हैं इस तरह के अगर फ्रॉड का जो डेटा ऐसा रिलीज होता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में जो चीजें करी गई हैं उसका क्या मतलब निकलता है कि इतना फ्रॉड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा डूब गया? नहीं, इसको समझिए कि सबसे पहली बात तो जो फिगर रिपोर्ट किया गया है बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। मतलब अगर इसमें रिवीजन होता है कि फिर से कुछ आती है ऐसी चीजें, रिवीजन होगा तो ये रिपोर्ट में जो दिया गया नंबर है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये फाइनल ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो रिपोर्टिंग टाइम लैग है, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 का कोई डेटा आया है या फाइनेंशियल ईयर 2026 का कोई डेटा आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रॉड उस साल हुआ है, वो बस उसको रिपोर्ट इस साल किया गया है। मतलब वो डिस्कवरी ईयर है कि 2026 में इतना फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है, उस साल उतना फ्रॉड हुआ ये नहीं। जैसे 2025 का अगर आप बात करें तो पिछले कई सालों का जो फ्रॉड था जिसको बैंक ने फ्रॉड अकाउंट कह दिया था, वो री एग्जामिन करना पड़ा, उन्हें फिर से क्लैरिफिकेशन का चांस देना पड़ा, उसके बाद फिर से उनको फाइनेंशियल 2025 में उन अकाउंट्स को ऐड करना पड़ा जो सचमुच के फ्रॉड लग रहे थे। तो वो पिछले कई सालों का यहाँ पे डेटा आता है। तीसरी बात कि जो एक्चुअल रिपोर्टेड अमाउंट है 34,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है या 21,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने 21,000 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल 2026 में लूज कर दिए, नहीं, ये रिपोर्टेड अमाउंट है कि इतना जो पैसा है वो फ्रॉड के तहत ये रिपोर्ट हुआ है, और उसके बाद बैंक अपनी तरफ से रिकवरी भी करते हैं। तो जब रिकवरी करते हैं तो जो एक्चुअल लॉस होता है वो रिड्यूस्ड होता है, और इसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। तो जो रिपोर्टेड अमाउंट है उतना सीधा सीधा बैंक को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें से कुछ रिकवरी होती है, तो एक्चुअल नुकसान उससे थोड़ा कम ही होता है, उस उतना बराबर का नुकसान जो है वो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का इफेक्ट था वो भी देखने को मिला कि सितंबर 2025 तक ये बताया जा रहा है आरबीआई की रिपोर्ट में कि 942 फ्रॉड
जो ऐसे केसेस थे, अगर इसको अमाउंट में देखेंगे तो 1,28,031 करोड़ रुपीस के उसको विड्रॉ किया गया बैंक के द्वारा। क्यों? वही कि आपको इनको फिर से एक बार सुनवाई का एक बार मौका तो देना चाहिए और उसके बाद फिर से उनको री एग्जामिन करके फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वही रिपोर्टिंग हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कुछ यहाँ पे रिपोर्ट हुआ होगा, कुछ 26 में आएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि ये जो विड्रॉल किए गए हैं इसका मतलब नहीं केसेस खत्म हो गए हैं, इनको फिर से री एग्जामिन करने के लिए केवल विड्रॉल किएगा, फिर से इनको जो है रिपोर्ट किया जाए। तो री रिपोर्टिंग एक तरीके से समझ सकते हैं हो रही है। फिर मतलब अगर आप देखें तो इसमें यह समझ में आता है कि जितना अमाउंट इसमें बताया जा रहा है उतने का एक्चुअल में बैंक को लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि वो रिपोर्ट है कि इतना फ्रॉड हुआ है बैंक के साथ। फ्रॉड का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है। फ्रॉड का मतलब होता है साइफनिंग ऑफ मनी कर लीजिए। मतलब आपने कोई लोन लिया है, बिजनेस लोन, कि हमको एक नई इंडस्ट्री बनानी है, नया प्लांट बनाना, आपने उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया, कहीं और उसको कर लिया। उसको जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट घुमाते हुए कहीं विदेश में अपने अकाउंट में फैला दिया, फिर कह दिया हम तो कंगाल हो गए, हमारे पास पैसे नहीं देने के लिए। तो ये होते हैं फ्रॉड। एनपीए से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। एनपीए का मतलब ये है कि अगर किसी ने लोन लिया और उसका जो बिजनेस है वो चल नहीं पा रहा है और वो पैसा देने में अक्षम है, मतलब उसने पैसा अपने बिजनेस में ही लगाया, बिजनेस नहीं चला तो क्या करेगा, तो वो हो जाएगा एनपीए। फ्रॉड एक दूसरी चीज है। फ्रॉड में पैसा तो नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, लेकिन जो पैसे का इस्तेमाल जहां करना था वहां पे नहीं हो रहा है, इसलिए वो फ्रॉड कहलाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस तरह के फ्रॉड का क्या इम्पैक्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये कैपिटल इरोजन होता है कि अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो उसमें आरबीआई की तरफ से 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है कि बैंक को अपने प्रॉफिट में से जो अमाउंट है उसको अलग साइड लाइन करना पड़ता है। तो ऐसे में बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। और बैंक को जब ऐसा लगता है कि अच्छा उसका जो मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, पैसा कम कमा पा रहा है, प्रोविजनिंग कर रहा है, तो वो थोड़ा रिस्क एवर्जन करने लगता है कि वो बड़े बड़े जो लोन है, टिकट अमाउंट है, वो देना ही बंद कर देता है। कॉर्पोरेट्स को, जो जेन्युइन कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी लोन नहीं मिल रहा होता है, मिलने में बड़ी मुश्किलात होती है। सही समय पे लोन नहीं प्राप्त हो पा रहा क्योंकि बैंक बहुत सारे फिर सिक्योरिटी चेक्स उसमें लगाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्थिति आने लगती है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है वो भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो फ्रॉड होता है, बैंकों का जो लॉस होता है भाई, उसको कवर कहाँ से किया जाएगा, बैंक उसे कहीं ना कहीं से तो कवर करेंगे ही। तो भाई बैंक को अपनी जो ईएमआई वगैरह हैं, इंटरेस्ट फीस हैं, वो बढ़ा सकते हैं, जो कार्ड वगैरह पे अमाउंट लगता है वो बढ़ाते हैं, इन ऑपरेटिव अकाउंट के चार्जेस बढ़ाते हैं, तो उसका जो रिकवरी है वहीं से करते हैं। तो इसका अल्टीमेट बोझा आता है इस पे, आम आदमी पे आता है। इसके अलावा जब इस तरह के फ्रॉड का रिपोर्टिंग होती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा डिक्रीज होता है। उनको लगता है कि भारत के जो बैंक हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बैंक अगर सही तरीके से काम नहीं करे मतलब वहाँ की इकोनॉमिक जो व्यवस्था है उस वो चरमरा सकती है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इसमें इन्वेस्टर का वो डाउन जाता है। एफआईआई वगैरह के जो इन्वेस्टमेंट है उनको आने में थोड़ा मुश्किलात होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि आरबीआई इन सब चीजों से लड़ने के लिए क्या कर रही है, भाई प्रिवेंशन के लिए क्या कर रही है। एक तो तरीका होता है पोस्टमार्टम अप्रोच, मतलब फ्रॉड हो गया उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दूसरा होता है प्रिवेंटिव अप्रोच। तो प्रिवेंटिव अप्रोच के तौर पे आरबीआई ने 2024 में एक मास्टर डायरेक्शन यहाँ पे निकाला था फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि मतलब मैंडेट किया गया है कि डेडिकेटेड बोर्ड लेवल कमेटी होनी चाहिए फ्रॉड को मॉनिटर करने के लिए, जिसके और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें नेचुरल जस्टिस वाला जो कॉज है वो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि अकाउंट फ्रॉड है, आपने उसे सीधे रिपोर्ट कर दिया कि फ्रॉड है। भाई जिसका अकाउंट है उसे एक बार आप सुनिए तो कि आपको क्यों लग रहा है और वो अपना जस्टिफिकेशन दे, उसके बाद आप उसे घोषित करिए फ्रॉड है कि नहीं है। उसके अलावा आरबीआई ने 42 रेड फ्लैग्स जो है वो जारी कर रखे हैं कि भाई अगर ये आपको लगते हैं, किसी भी बिजनेस आपने लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, अगर आपको इन रेड फ्लैग्स 42 में से कोई रेड फ्लैग अगर दिखता है तो इसका मतलब आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए ये भी कह रखा है बैंक को एआईएमएल टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, ताकि ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं उससे पहले ही जो फ्रॉड अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर लिया जाए। इसमें जैसे बाउंसिंग ऑफ हाई वैल्यू चेक्स, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट है उसको बैंक ने लोन दे रखा है और उसने अगर कोई हाई वैल्यू चेक ऐसा किया लेकिन बाउंस हो गया, इसका मतलब क्या, वो पैसा गया कहाँ। बैंक से लोन लेने के बाद भी हाई वैल्यू चेक्स अगर बाउंस हो रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ है। वैसे ही होता है रेडिंग बैलेंसेस, मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने 50 करोड़ का लोन लिया है किसी बिजनेस ने, है ना, तो ऐसे में अगर वो लग रहा है कि उसको वो फ्रॉड किया है उसने, या फिर उसको लग रहा है कि पैसा जो मैंने लिया है वो मैं सही जगह पे लगाना नहीं है, कहीं और लगाना है, तो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट का कोई चेक काट देगा।
या फिर उस पैसे को आरटीजीएस कर देगा किसी और अकाउंट में। तो जब ऐसा हो कि भाई 50 करोड़ उसका यहाँ पे लोन हो रखा है और उसका अगर बैंक बैलेंस देखें तो उसमें 60 करोड़ रुपए अगर हैं और उसने चेक काट रखा है किसी को 55 करोड़ रुपए का, तो बैंक को समझ जाना चाहिए कि ये तो पैसे को रेड किया जा रहा है, मतलब अपना ही बैलेंस जीरो करने की कगार पे ये ला रहे हैं, ताकि जब बैंक में पैसा बचेगा ही नहीं तो भाई बैंक रिकवरी कहाँ से करेंगे, भाई फ्रॉड करके भाग जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये भी होता है। दूसरा, यहाँ पे एक सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री भी आरबीआई के द्वारा मेंटेन करी जाए, मतलब एक सर्चेबल डेटाबेस है कि अगर किसी को यहाँ पे लोन देना है, कॉर्पोरेट को या किसी कंपनी के डायरेक्टर को, तो यहाँ पे उस डेटाबेस में बैंक्स पहले चेक कर लें कि भाई ये जो व्यक्ति आया है लोन लेने, ये जो एंटिटी आई है लोन लेने, क्या इसने पहले भी कहीं से लोन ले रखा है और वहां पे कुछ फ्रॉड वगैरह कर रखा है, और उसका लोन कैसा चल रहा है, जिससे उसे समझ में आ पाए कि उसको लोन देना है कि नहीं देना है ना। भाई वो कितना रेड फ्लैग उसके अंदर आ रहा है, वो सारी चीजें समझ पाए। उसके अलावा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर आरबीआई ने मैंडेटरी किया है, एक 20 डिजिट का कोड होता है कि अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई यहाँ पे बोरोवर होता है तो उसको ये लेना पड़ेगा। जिसकी वजह से होता क्या है कि मतलब जो अगर वो कहीं और से लोन लेने जाएगा तो उसको ये जो 20 डिजिट कोड है वो वहां पे देना पड़ेगा, और उसके माध्यम से वो जो बैंक होगा दूसरा समझ पाएगा कि भाई उसने और कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है। ऐसा नहीं होगा कि बैंक 5 करोड़ से ज्यादा लोन दे और बिना इसके दे दे, फिर बैंक की गलती है वो, है ना। तो बैंक तो ऐसा करेगा नहीं। तो वो अगर कोई व्यक्ति है जो एलईआई उसको वहां पे देना पड़ेगा, तो उससे वो चेक हो जाएगा कि भाई उसने और कहाँ कहाँ से लोन ले रखे हैं। और हो सकता है नया लोन लेते समय उसने उसको एक्सपोज किया ही ना हो कि अब उसने और भी कहीं से लोन ले रखे हैं, लेकिन इसको डालने के बाद बैंकों को समझ में आ जाएगा कि उसने और कहाँ कहाँ से लोन ले रखे हैं। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सपोजर देखते हुए कि भाई उसकी कंपनी की स्थिति कैसी है, वो लोन देना है कि नहीं देना है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट फ्रॉड प्रिवेंशन को लेकर के, और फ्रॉड जो रिपोर्ट है उनको लेकर के, और इसका क्या मतलब निकल रहा है और क्यों ये सर्ज आया है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।